Hi guys, welcome back to my channel Go Ecoholic with Janak Sharma. I hope you all are in the pink of health. I'm extremely sorry that this video was delayed a lot. The reason being that I was really busy with all the college work and all those things. Orientation program again was going on. So I was busy with that bit, but now I will make sure that the videos are uploaded on time. एंड यार एक बात है, आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये तो गलत बात है। आप लोग देख रहे हो वीडियोस, 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करो तो साथ में लाइक भी कर दो और उस बेल बटन को भी क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ इट। एंड yes, continue watching this video because this is the part 3 of consumers equilibrium. I hope you enjoy it. The first one is the term equilibrium is frequently used in economic analysis. Now, equilibrium, firstly again as I said we will split the word consumer and equilibrium. Firstly let's get to know about equilibrium more. So equilibrium is a state of balance, a state of rest. इसलिए you always remember that in class 10th you have studied about the state of equilibrium. That is when an object is in a state of rest or is in a constant and a balanced position. That is equilibrium. Right now here it is saying that it refers to position of rest as I have told you and also provides the maximum benefit to a consumer. This is very important that any point which is referred to as consumers equilibrium means that that particular point is providing the maximum benefit to a consumer. यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे उस particular point पे benefit मिल रहा है, उससे अगर मैं नीचे चली जाऊँगी उस equilibrium point से तो मुझे कम मिलेगा और उससे ज़्यादा अगर चली जाऊँगी तो वो पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उतने प्राइस पे मैक्सिमम और या फिर ज़्यादा बेनिफिट ले सकूं। ठीक है, अगर मेरे पास पर्टिकुलर 1000 रुपीज़ ही हैं तो उस 1000 रुपीज़ से क्या मेरा सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम स्टेट हो सकता है या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट वाला स्टेट हो सकता है, वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बता देता है। अदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। लेट्स रीड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. Consumer's equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction. One point that we are getting here is maximum satisfaction, कि सबसे ज़्यादा वो इसी पॉइंट पे जो है संतुष्ट फील कर रहा है, satisfied फील कर रहा है, right? Then it is saying with limited income and has no tendency to change the existing way of expenditure. यानी कि जो आपका लेवल ऑफ इनकम है वो कांस्टेंट है या फिर लिमिटेड भी आप बोल सकते हो। लिमिटेड इनकम है, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज़ ये आप याद रखेंगे। ये वाई एक्सेस वाला वाई नहीं है। जनरली जब मैं इकोनॉमिक लैंग्वेज की बात करती हूँ, हमारी इनकम होती है उसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखोगे दैट लिमिटेड इनकम है एंड मोर ओवर एक्सपेंडिचर को जो है वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर 1000 हमारी टोटल इनकम है, मैं ऐसे समझाती हूँ, अगर 1000 हमारी टोटल इनकम है, इसमें से अगर 80%, ठीक है, इसमें से अगर 80% यानी कि 800 रुपये जो है मैं अपनी नीड्स में लगाती हूँ और बाकी के जो 200 रुपये हैं या 20% जो मेरे पास बचा हुआ है दैट इज़ समथिंग दैट आई एम सेविंग, राइट। तो वही वो बोल रहे हैं कि हर बार मैं ऐसे ही अपना एक्सपेंडिचर करती हूँ, ऐसे ही अपनी इनकम को यूटिलाइज करती हूँ, मैं अपने एक्सपेंडिचर करने के तरीके को चेंज नहीं कर रही हूँ। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर आप इनकम लिमिटेड नहीं लोगे, एक्सपेंडिचर आप एक कांस्टेंट तरीके से नहीं लोगे, देन व्हाट विल हैपन? मोर विल बी द इनकम, मोर विल बी द एक्सपेंडिचर। जितनी ज़्यादा आप इनकम आपको मिलती है उतनी ही ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर करते हो। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ अबाउट अ पर्सन हु लिव्स इन अ कच्चा हाउस। आप सबको पता होगा कच्चा हाउस क्या होता है, क्लास 1 में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन हु लिव्स इन अ कच्चा हाउस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानीज फैमिली। ठीक है, अब मुकेश अंबानी की जो फैमिली, डेफिनेटली उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन, राइट। और हम अपनी बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द 3 tiers, लाइक फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानीज फैमिली, मिडिल क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन बीइंग द पर्सन हु लिव्स इन अ कच्चा हाउस, अ पुअर पर्सन।
अब आप मुझे एक बात बताइए, जिसकी इनकम जितनी कम है उसकी उतनी एक्सपेंडिचर और नीड्स भी कम होती हैं। वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि उतनी सी ही इतनी इनकम है मेरी, इसमें ही मुझे अपना पूरा नीड्स को सेटिस्फाई करना है, पूरा गुजारा करना है। द पर्सन हू लिव्स इन द कच्चा हाउस वो 100 रुपीज़ से भी सेटिस्फाइड है। वेयर अगर मैं ये चीज़ मुकेश अंबानी पे लागू करूँ तो क्या वो चीज़ हो पाएगी? कभी भी नहीं हो पाएगी। उनके डे टू डे एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा होंगे कि जो वो इनकम इनकर कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं उसमें वो एक्सपेंसेस पूरी तरह से जस्टिफाई हो पा रहे हैं। यानी कि अगर वो 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अर्निंग डेफिनेटली मोर देन दैट, बट वट एवर, सो वट एवर ही इज़ अर्निंग ही मस्ट बी स्पेंडिंग ऑल्सो एंड ही मस्ट बी स्पेंडिंग अ वेरी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल जो अर्न करें सब सेव ही करते जा रहे हैं, नहीं। तभी तो आप देखोगे जो रिच पीपल हैं उनके पास ब्रांडेड बैग्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। क्यों हैं? बिकॉज वट एवर दे आर अर्निंग दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नीड। जितनी वो नीड करते हैं उस हिसाब से वो खर्चा भी कर रहे हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली में लगा लो, जितनी इनकम कंपैरेटिवली अंबानी से कम है बट पुअर से थोड़ी ज़्यादा है, राइट तो उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से हमारी लिविंग है। तो जैसी हमारी इनकम होती है उसी हिसाब से हम अपना एक्सपेंडिचर भी करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर मैं इनकम अपनी बढ़ा दूँ, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को जो है दिवाली पे बढ़िया बोनस मिला है। मैं पहले 1000 पर मंथ कमा रही थी, अब मुझे दिवाली पे 1500 मिल गया। तो हो सकता है ये जो एक्स्ट्रा इनकम मैंने अर्न करी है इससे मैं एक एक्स्ट्रा नई ड्रेस ले पाऊँ, एक नया मैं कुर्ता या व्हाटएवर ऑन दिवाली ले पाऊँ। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होता है। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिलेगी? ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने लग जाओगे इन ऑर्डर टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। आपको एक कांस्टेंट लेवल लेना पड़ेगा कि इसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में इतने ही तरीके से मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ। इसमें आप मुझे बताइए कि इक्विलिब्रियम में बैलेंस सिचुएशन कैसे आएगी, ये हमने मान के चलना है इसमें। तो ये पॉइंट सारे के सारे आपकी डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ यू मिस एनी ऑफ दीज देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट। तो याद रखिए दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट wherein the consumer gets maximum satisfaction with limited income and also the way of his expenditure remains same. Very important, right? So let's move on to the next thing, that is different situations of consumers equilibrium. Talking about the different situations in which a consumer's equilibrium can be discussed. The first one being the consumer's equilibrium in case of a single commodity, right? So wherein the consumer spends his entire income on attaining or buying a single commodity. And the second being that when the consumer spends his entire income on 2 commodities. तो अब वो ये क्या बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो आपकी इनकम है वो आपने स्पेंड करनी है, किस पर आपने स्पेंड करनी है? एक कमोडिटी पर और ये दूसरी कमोडिटी पर। इसी को ये बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर का जो आपका तरीका है वो सेम होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था ना कि वो 200 रुपीज़ वो सेव कर रहे हैं, वो जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। एक्चुअली हम सेविंग की यहाँ पे बात नहीं करते, हम इंटायर इनकम एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि आप जितने, अगर आपने 100 रुपये कमाए तो 100 के 100 रुपये आप एक कमोडिटी पे या तो स्पेंड कर सकते हो या फिर आप 100 रुपीज़ को 2 कमोडिटीज़ में स्प्लिट कर सकते हो। अब हम यही 2 सिचुएशंस पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजियर है, राइट। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी. Now they have written a line over here that the law of DMU can be used to explain consumers equilibrium in a case of single commodity. Now the equilibrium condition in case of single commodity is pretty similar to the law of DMU. That is why even the assumptions, जो भी आप assumptions लेते हो DMU के केस में, that is also pretty similar to that of the single commodity. Now one thing that I want you all to tell me is that आप लोगों के सिलेबस में जो assumptions हैं law of DMU के, क्या वो हैं
If yes, then let me know in the comment section. If not, then also let me know in the comment section that they are not a part of our syllabus, right? ये आपका काम है, please let me know. अगर होंगे so I will make a separate video for this because ये थोड़ा लंबा topic है and I want to give it an equal weightage, right? So, a consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. The major aim of a consumer to purchase a commodity is to attain the maximum satisfaction possible. राइट वही यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो क्वांटिटी कितनी परचेज करेगा कमोडिटी की जिससे उसे मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन मिल जाए, राइट? The number of units to be consumed of the commodity depends upon the two factors. One marker question में आ सकता है, what factors the units of a commodity depends. First being the price of the given commodity, second being the expected utility or marginal utility of the successive unit. अब next लिखा हुआ है, to determine the equilibrium point, consumer compares the price or cost of the given commodity with its utility. अब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए जो कंज्यूमर है वो प्राइस को, जो प्राइस है आपकी कमोडिटी का और जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है, इन दोनों को वो क्या करता है, कंपेयर करता है। दो को यूज करके हम अपना ग्राफ भी बनाएंगे, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन फर्दर। Being a rational consumer, now who first सबसे पहले हर एक वर्ड का मतलब समझो। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? हम बोलते हैं ना, आपने काफ़ी बारी सुना होगा टीचर्स बोलती है दैट बी रैशनल वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। रैशनल यानी कि यू हैव टू बी, अगर मैं आपको एक सिनोनिम वर्ड दूँ, दैट इज सेंसिबल, right? That is a consumer who is able to compare the price and the marginal utility and get the best possible output. एक ऐसा consumer होता है rational consumer, right? Now, he will be at equilibrium when the marginal utility is equal to the price paid for the commodity. अब वो क्या कह रहे हैं, देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है। So I'll give you a live example. There are two situations. एक है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक नाम ले लो, संता, ठीक है? संता फॉर एग्जाम्पल इज़ गोइंग टू अ मॉल, ठीक है? वहाँ पे उसने एक शर्ट उसको बहुत अच्छी लगी, इट इज़ फॉर 1000 रुपीज़। उसने वो एक शर्ट परचेज कर ली। मेरे इस बंता ने बोला, अरे कौन जाएगा मॉल इतना खर्चा करने भाई, हम तो बढ़िया जाएंगे सरोजनी नगर। तो अब वो गया सरोजनी नगर। सरोजनी नगर में उसे सेम टाइप की शर्ट, माइंडेड सेम टाइप की शर्ट 400 में मिल गई, ठीक है? सेम शर्ट वो उसे 400 में मिल गई, राइट? अब जो संता है उसने बोला कि ये तो तूने सरोजनी से ली है, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। तो ईयर्स हुए, फॉर एग्जाम्पल वो शर्ट संता के पास 2 साल तक टिकी, मतलब 2 साल तक उसने बढ़िया पहनी, बहुत अच्छे से वॉश हुई, बहुत अच्छी क्वालिटी उसने रखी। वेयरएज बंता की जो शर्ट थी वो सिर्फ तक ही टिक पाई। तो जो 1000 रुपीज संता ने दिए थे वो उसके लिए वर्थ साबित हो गए, यानी कि उसने भले ही 1000 रुपये खर्च करा, भले ही उसने 1000 रुपये दिए, बट उतना यूटिलिटी भी उसको उससे डराइव हुई। दैट इज द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। वेराज बंता जो है उसने भले ही कम पैसे दिए, मतलब आधे से भी कम पैसे दिए, बट उतनी यूटिलिटी उसको डराइव नहीं हुई। इवन दो द प्राइस वॉज लेस बट द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड वॉज नॉट सैटिस्फैक्टरी। उतनी यूटिलिटी उसे नहीं मिल पाई उससे, करेक्ट? अब हम बात करते हैं इस सिचुएशन की, अब इकोनॉमिक्स पे आते हैं, ठीक है? सो we know marginal utility is expressed in utils and price is expressed in terms of money. However, marginal utility and price can be effectively compared only when both are stated in the same units.
अब ये बोल रहे हैं कि हम कंपेयर तो कर रहे हैं दोनों को, बट कंपेयर करने का एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। आप दो क्वांटिटीज़ को, कमोडिटीज़ को, या कुछ भी दो चीज़ों को कब कंपेयर कर सकते हो? ही कंपेयर कर सकते हो जब उनमें कोई चीज़ कॉमन हो, राइट। प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी में कुछ भी कॉमन करने के लिए या एक सेम बेस लाने के लिए उनकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बारी मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल्स में एक्सप्रेस करने के बजाय उन्होंने उसे मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। प्राइस का क्या है, यूनिट रुपीज़ होता है या जो भी आपका मनी के फॉर्म में होता है। वेयर एमयू को हम किससे मेजर करते थे, हमने पढ़ा था यूटिल्स में मेजर करते थे। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यूटिल्स को जो है हम रुपीज़ में या मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो यूनिट्स हैं वो सेम होंगी, तो कंपैरिजन विल बी वेरी इजी फॉर अस, राइट। वही लिखा हुआ है। तो अब कैसे कंपेयर कर रहे हैं, देखो, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, दैट इज MUM। ठीक है, 1 रुपये से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। So MU of 1 rupee is the extra utility derived या obtained when an additional rupee is spent on other goods. ठीक है, as utility is a subjective concept and differs from person to person, it is assumed that the consumer himself defines the MU of 1 rupee in terms of satisfaction from bundle of गुड्स। तो उसने सिंपली एक बात बोल दी कि काम करो, मार्जिनल यूटिलिटी जो भी आपको मनी से जितनी भी डिराइव हो रही है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, MU इन यूटिल्स जो आपने निकाल रखी थी यूटिल की फॉर्म में, इसे डिवाइड कर दो किससे, मार्जिनल यूटिलिटी जो भी आपको 1 से मिल रही है। बेसिक यूनिटरी मेथड है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी से तो 1 की उस पर आ गई, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकालोगे, तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, अगर आपको 20 रुपये के लिए निकालनी है तो क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पे डिराइव वो यूटिल्स में डिवाइड बाय 1 कर दो, सेम ही रहेगा वो, करेक्ट, वो सेम ही आता है। नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो सिंस हमने कमोडिटी मान ली x, तो द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम x कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द x कमोडिटी, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, बट ये तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम इस केस में ही होगा। अब काफ़ी बारी क्वेश्चन आ जाता है दैट इफ MUX इज ग्रेटर देन P ऑफ X, वाई इज इट नॉट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इसको इक्विलिब्रियम पे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ऑफन आते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस। If MUX is greater than P of X, then consumer is not at equilibrium and he goes on buying because benefit is greater than cost. यानी कि जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि जो MU है, या आप सिंपली बोल लो यूटिलिटी जो आपको डिराइव हो रही है वो ज़्यादा है प्राइस से। ये तो हर किसी की चाहे इच्छा होती है, इसलिए काफ़ी लोग जो है स्ट्रीट शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट्स अच्छे निकल जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि भले ही मैंने एग्जाम्पल में संता बंता में बताया कि सरोज नगर के प्रोडक्ट का ख़राब ही निकली, बट काफ़ी बड़ी लोग, रीज़न क्या है सरोज नगर से शॉपिंग करने का, कि प्राइस कम होता है बट यूटिलिटी अच्छी खासी हमें डिराइव हो जाती है, राइट। तो इसमें वो ये बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्राइस है वो कम है और यूटिलिटी ज़्यादा है, तो हम और खरीदते रहेंगे क्योंकि हमें तो प्राइस कम लग रहा है, खर्चा तो हमारा कम हो रहा है, बट यूटिलिटी तो हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। So then he's saying as he buys more, MU falls because the operation of law of diminishing marginal utility, यानी कि अब आ गया है DMU, और मेजर क्वेश्चंस का आंसर ये ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई समझो DMU में क्या होता है, दैट एज ऑन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग।
तो क्या होगा, आप जितनी भी कमोडिटी, जितनी सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आप कंज्यूम करते चले जाएंगे, द यूटिलिटी derived from the additional unit, that is the marginal utility, it will keep on decreasing till a point where the MUX becomes equal to price of X. तो फिर क्या होगा, आ गई आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप कम हो जाएगी जैसे ही आप ज़्यादा यूनिट्स परचेज करोगे, और फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों एकदम भाई बहन बन जाएंगे, एकदम इक्वल हो जाएंगे, और आपका जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. करेक्ट. तो हमने डिस्कस कर ली है कि ये तब सिचुएशन आएगी जब MUX आपका ग्रेटर है देन द प्राइस ऑफ X. अब इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन भी आ सकती है, दैट MUX इज लेसर देन प्राइस ऑफ X. ठीक है, तो क्या करेंगे आप, देन ऑल्सो द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, he will have to reduce the consumption of commodity X to raise his total satisfaction till MU becomes equal to price. ये तो हम यूजुअली करते भी हैं कि अगर हमें दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल हम प्राइस एक अच्छा खासा पे कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी के लिए और उससे हमें उतनी यूटिलिटी डिराइव नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हम अपना कंजम्पशन जो है कम कर देते हैं. कंजम्पशन कम करेंगे तो प्राइस जितना खर्चा हो रहा है ना वो भी हमारा कम हो जाएगा. ठीक है, टिल अ पॉइंट वेयर दे बोथ विल बिकम इक्वल. तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब एक चीज़ लिखी हुई है नोट में, that in addition to condition of MU equals to price, one more condition is needed to attain consumers equilibrium. MU falls as consumption increases, that is the law of DMU. तो वो वही कह रहे हैं, इतना भी आपने पढ़ा है तभी it will only then make sense when the law of DMU is going to operate. Otherwise it will not work. क्यों? क्योंकि वरना तो जो पहले आपने सिचुएशन पढ़ी कि MUX आपको ग्रेटर है प्राइस से, वो तो आप कंज्यूम करते ही चले जाओगे, कभी एंड ही नहीं आएगा, कभी इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं करोगे. तो याद रखिए इस चीज़ को, दैट लॉ ऑफ DMU इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ टू ऑपरेट in order to attain equilibrium condition. Right, so that is what is written, that if MU does not fall, then consumer will keep on consuming the commodity and hence will never attain the equilibrium position. However, this second condition is always implied because of the operation of law of DMU. Correct? So right, let us move on to the next bit. That is given about the, अब जो भी आपने ये पढ़ा ना, ये सारा स्केड्यूल फॉर्म में मेंशन्ड है. ठीक है, स्केड्यूल और डायग्राम फॉर्म में मेंशन्ड है. सो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाया हुआ है ना आप लोगों की बुक्स में. सो इसी का स्केड्यूल आप स्क्रीन पर देखो. राइट, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है स्केड्यूल में, आप हर एक पहले टेबल को रीड करो. यूनिट्स ऑफ एक्स लिखे हुए हैं, जो एक्स कमोडिटी है उसके बारे में मेंशन्ड है. 1 2 3 4 5 6 वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. वेयरएज प्राइस को जो है याद रखेंगे कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है. एमयू जो है दैट इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ DMU, ये बात आप याद रखेंगे. 20 16 10 4 0 एंड -6, because you all know that marginal utility becomes negative also, that is the point of disutility, right? So MU in the form of rupees. अब नेक्स्ट दिया हुआ है क्योंकि हमें पता है ये चीज़ 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, वही मैंने आपको दिखाया था. 20 रुपीज़ जो है वो 20 यूटिल्स के इक्वल आएगा. सबको आपने अल्टीमेटली सिर्फ दिखा रहे हैं डिवाइड बाय 1 करके, वो सेम ही आएगा अल्टीमेटली. MU एंड MUX जो आपके सेम ही आते हैं. द डिफरेंस ऑफ MUX एंड PX आप देख सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस लिखाया हुआ है. राइट, अब हम आते हैं रिमार्क्स पर, दैट इज़ द इन्फरेंस, यानी कि जो हमने समझा इस बात से. सबसे पहले सिचुएशन में आप देखिए, जो आपका प्राइस है वो 10 है, वेयरएज आपकी मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज MUX वो 20 है. तो क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ X, सो द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन. क्या हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी. करेक्ट. अब बट भले ही हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी बट MU तो डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU. राइट, ये सारे पॉइंट्स आप फटाफट अपने दिमाग में रजिस्टर करते चलो. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ वो बोल रहे हैं, अब आप आ जाओ थर्ड यूनिट पर, क्योंकि सेकेंड यूनिट में भी वही सिचुएशन चल रही है. थर्ड यूनिट पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ X भी 10 है और MUX भी 10 है. तो क्या हुआ, दोनों चीज़ें हो गई इक्वल. ये वाले पॉइंट पे
इस पॉइंट पे क्या आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई। अरे वाह, दोनों चीज़ें हो गई एकदम बराबर, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट 4, 5, 6 पे आप देखो क्या हो रहा है, दैट प्राइस इज 10 whereas mu जो है वो कंपैरेटिवली कम है प्राइस से। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ x इज मोर देन द mu x, the consumer will decrease the consumption, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये है it will again go back to this situation, equilibrium situation में वो वापस आ जाएगा। तो ये ऐसे ही सिचुएशन चलती है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका mu x जो था वो ग्रेटर था प्राइस ऑफ x से, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या हो रहा था, mu x जो है वो लेस है प्राइस ऑफ x से। तो ये वापस जाने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है। करेक्ट। इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया हुआ है, कुछ नहीं करना है, mu ड्रॉ करना है गिरता हुआ, प्राइस कांस्टेंट है सो इट विल बी हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 mu है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें वही है जो आपने लॉ ऑफ DMU में लेबलिंग सीखी थी। सो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो इसके पीछे एक चीज़ लिखी हुई है, द मार्जिनल यूटिलिटी of x upon the marginal utility in the terms of money is equal to the price of x। अब ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है भाई, मतलब वो ऐसे ऐसे इधर उधर ट्रांसवर्स वगैरह हुआ है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया था, ये जो आपका पहला वाला फॉर्मूला है, ये ट्रांसवर्स हुआ सब कुछ ऐसे ऐसे। यहाँ पे आप देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो प्राइस है वो क्या हो गया आपका, mu in न्यूट्रल्स अपॉन mu m, ख़त्म बात। mu in न्यूट्रल्स क्या है, mu x है। करेक्ट। अब इसी चीज़ को नेक्स्ट में क्या कर दिया है, इधर से उधर कर दिया, तो क्या हुआ, mu, ये लिखा हुआ था ना फॉर्मूला, देखो mu x अपॉन mu m इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। अब इसको यहाँ ले आए और इसको वहाँ भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ x आ जाएगा, यहाँ पे आपका mu m आ जाएगा। ये बन गया आपका एक और फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, इधर से उधर से इधर करने वाली बात है बस। राइट, सो दिस completes the part of the single commodity. I hope you all enjoyed the video. If you did, then click on the like button, subscribe to my channel, and also share this video with your friends and family. So keep smiling, keep shining, and keep learning.